हेलो एवरीवन। ओके सो अब आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो इस चैप्टर का नहीं है। इट मीन्स चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक नहीं है, बट इट इज ऑफ योर टेक्स्ट बुक्स टॉपिक, जो कि है सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। अब ये टेक्निक है वो आप लोग पढ़ोगे चैप्टर नंबर 11 बायोटेक्नोलॉजी में, बट ये हम अभी क्यों पढ़ रहे हैं? जैसे कि इस टॉपिक के बाद नेक्स्ट लेक्चर में जो लास्ट टॉपिक आएगा आपके 6th चैप्टर का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो उसमें आप कुछ ऐसे वर्ड्स है वो देखोगे लाइक अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक्स के थ्रू ये किया वो किया, इस तरह से, राइट। और दूसरी टेक्निक का नाम आएगा पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये दोनों टेक्निक है वो आपको पढ़नी है बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में, यहाँ पे नहीं पढ़नी है, बट जिस तरह से पॉइंट्स आएंगे तो आपको उस पॉइंट्स को समझने में, अंदाजा लगाने में थोड़ा इजी रहे, थोड़ा इजीली आप समझ पाओ उस पॉइंट को, उस वजह से यहाँ पे ये टेक्निक है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो वैसे ही आपकी टेक्स्ट बुक का ही टॉपिक है, भले ही कोई और चैप्टर का हो, बट अल्टीमेटली आपको पूरा सिलेबस कवर करना ही है, तो ये टॉपिक भी आपको पढ़ना ही है, भले ही चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में हो या इधर हम पढ़े, है ना। So today we are going to discuss the topic agarose gel electrophoresis technique। ठीक है, तो ये किस तरह से ये टेक्निक है वो वर्क करती है और उसका फंक्शन क्या है और कहाँ पे यूज होती है, why we are performing this technique, right? So let's start with this technique। So सबसे पहले तो क्या करेंगे, तो डीएनए को, किसी भी सैंपल का अगर टेस्टिंग करना है डीएनए पे, तो भी सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डीएनए को आइसोलेट करना पड़ेगा, यानी कि सेल में से पहले डीएनए को निकालना तो पड़ेगा, है ना। उसके बाद कोई भी टेक्निक है हम उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी काइंड ऑफ डीएनए प्रोसेस इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ओके, सो आफ्टर द आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम द सेल, द cutting of DNA by restriction endonucleases enzyme results in the fragments of DNA। तो यानी सबसे पहले तो हमें करना पड़ेगा आइसोलेशन डीएनए का, देन आफ्टर आइसोलेशन के बाद, जैसे कि हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में हमारे, कि डीएनए के फ्रेगमेंट से वो करने पड़ते हैं, क्योंकि इतना बड़ा लंबा डीएनए जो पॉलीमर है वो किसी भी बैक्टीरियल सेल वगैरह में स्टडी करने के लिए हम इंसर्ट नहीं कर सकते। फॉर दैट वी नीड टू ब्रेक इट डाउन, है ना, तोड़ना पड़ेगा हमको, तो यानी डीएनए के फ्रेगमेंट्स करने पड़ते हैं। तो ये तोड़ने के लिए हम उसमें क्या डालते हैं, तो एंजाइम होता है आरई, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, विच इज अ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस एंजाइम, जो कि सीजर का काम करता है। ठीक है, तो वो सीजर की तरह इस डीएनए लंबे पॉलीमर को क्या कर देगा, टुकड़ों में डिवाइड कर देगा, यानी फ्रेगमेंट्स बना देगा उसके। ठीक है, अब ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स बन गए उसको सेपरेट कैसे करना है वो इस टेक्निक के थ्रू करेंगे हम, जो कि ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, सो दिस फ्रेगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय अ टेक्निक नोन एज अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो बेसिकली डीएनए के फ्रेगमेंट्स को अलग करने की जो टेक्निक है वो ये है। ठीक है, अब ये अलग करने की जरूरत क्या है भाई, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को अगर हम अलग ना करें तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फ्रेगमेंट है वो कितनी बेस पेयर का है और उसमें कौन से जीन्स इन्वॉल्व है, क्योंकि हम नेकेड आई से तो देख नहीं सकते हैं कि टुकड़े हुए हैं कि नहीं हुए हैं डीएनए के, अगर हुए हैं तो कितने हुए हैं, राइट। ये कुछ हमें दिखता तो है नहीं, हमने अंदाजे से सिर्फ एंजाइम है वो डाल दिया डीएनए जब एक्सट्रैक्ट हो गया तब, तो हमें कैसे पता कि उसने एंजाइम ने, आरई ने कुछ काम किया भी है कि नहीं किया, यानी उसने टुकड़े बनाए भी हैं या नहीं किए हैं, है ना। तो टू चेक दिस आउट क्या करना पड़ेगा, हमें इस फ्रेगमेंट्स को अलग करना पड़ेगा। ठीक है, बट अलग करेंगे कैसे, ये टेक्निक के थ्रू अब देखते हैं कि ये टेक्निक वर्क कैसे करती है। तो जैसे कि सिंस डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज, ऑब्वियसली बिकॉज डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, एंड व्हाई इट इज नेगेटिवली चार्ज, बिकॉज इट हैज फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट है इसलिए डीएनए कैसा हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल हो जाता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली उसके फ्रेगमेंट्स भी कैसे होंगे, नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स। They can be separated by forcing them to move towards the anode under an electric field through a medium or a matrix। तो अब हम उसको अलग कैसे करेंगे, by giving them a electric charge, electric field एक हम अप्लाई करेंगे with the instrument, और क्या करेंगे, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर, तो उसमें क्या करेंगे हम, पहले तो जेल बनाएंगे। किसका जेल, अगारोस जेल। तो ये अगारोस क्या है,
तो ये पाउडर के फॉर्म में एक सीवीड होता है, उसको पाउडर के फॉर्म में कलेक्ट किया जाता है। फिर इस पाउडर के साथ पानी डाल के उसको गर्म किया जाता है ओवन में, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, क्योंकि ये पाउडर है वो वाटर में डिजोल्व हो जाएगा। फिर इसको अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की चेम्बर होती है, उसमें पोर करके यानी डाल के फिर थोड़ी देर रखा जाता है ताकि ठंडा हो जाए। तो ठंडा होने के बाद वो पूरा सॉलिड नहीं बनता है बट जेल बन जाता है। सो यू नो दैट राइट, इट इज अ इन मिडल स्टेट वी कैन से बिटवीन द लिक्विड एंड सॉलिड, है ना। तो एज सच वो प्योरली लिक्विड भी नहीं है और सॉलिड भी नहीं है, तो उसको बोलते हैं जेल। तो ये जेल बन जाता है इस तरह से। तो अभी ये जेल जो हमने बनाया अगारोस का, उसमें हम ये डीएनए के फ्रेगमेंट से वो अलग करेंगे। कैसे अलग करेंगे वो मैं इमेजेस भी दिखाऊंगी आपको, ताकि अच्छे से आइडिया है जो मैं बता रही हूँ आपको वो क्या चीजें हैं। तो उसको अलग करेंगे हम, पर किस तरह से, तो एक इलेक्ट्रिक चार्ज है वो अप्लाई करेंगे। तो नेगेटिव साइड यानी वन साइड नेगेटिव चार्ज वायर्स रखेंगे हम, दूसरी साइड पॉजिटिवली चार्ज वायर रखेंगे, राइट। तो अभी ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड साइड है वहां पे हम अपना डीएनए का सैंपल है वो लोड करेंगे, वहां पे डालेंगे, ठीक है। तो जैसे कि सामने अभी होगा पॉजिटिव चार्ज, तो डीएनए जबकि खुद नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो दूसरी ऑपोजिट साइड जो कि पॉजिटिव चार्ज है वहां पे वो अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट्स। तो ये डीएनए फ्रेगमेंट से वो उस तरह से चेम्बर में आगे बढ़ेंगे। क्यों आगे बढ़ेंगे, किस तरह से आगे बढ़ेंगे, तो क्योंकि सामने पॉजिटिव चार्ज, इसलिए वहां से वो अट्रैक्ट होंगे। तो ऐसे धीरे धीरे ये फ्रेगमेंट से वो आगे बढ़ेंगे। अब ऑन द बेसिस ऑफ द डेंसिटी, उसकी साइज के बेसिस पे ये फ्रेगमेंट से वो अलग होंगे, यानी जो सबसे आगे रन होंगे फ्रेगमेंट्स डीएनए के, वो सबसे छोटे टुकड़े होंगे, छोटे फ्रेगमेंट्स होंगे, क्योंकि साइज में छोटे हैं तो वो जल्दी से रन कर पाएंगे जेल में। और जो बड़े बड़े फ्रेगमेंट्स हुए होंगे डीएनए सैंपल के, तो वो पीछे रह जाएंगे, यानी जस्ट नियर द वेल्स, जहां पे हमने सैंपल लोड किया वहीं पे थोड़े आगे जाके वो रुक जाएंगे। और बाकी के जो एकदम छोटे छोटे टुकड़े होंगे वो बहुत ही आगे रन कर गए होंगे इस सैंपल लोडिंग प्लेट में, ठीक है। तो मैं एनिमेशन लिंक भी दे दूंगी, आप लोग वीडियो भी देख सकते हो किस तरह से इंस्ट्रूमेंट वर्क करता है, बट पहले आपको थ्योरेटिकल समझना जरूरी है। तो इस तरह से कुछ चैम्बर होती है जिसमें हम डीएनए सैंपल लोड करते हैं। कहाँ पे, नेगेटिव साइड पे लोड करेंगे। क्यों, क्योंकि सामने पॉजिटिव साइड होगी तभी जाके वो अट्रैक्ट होंगे, तो सेपरेट होंगे, अदरवाइज वो सेपरेट ही नहीं होंगे, राइट। तो ऐसी बहुत सारी, कई बार जब फर्स्ट टाइम प्रैक्टिकल्स ये परफॉर्म कर रहे होते हैं कॉलेजेस वगैरह में, तो ये ऐसी मिस्टेक कई बार हो जाती है कि सैंपल लोडिंग अदर साइड करने की जगह पे, यानी नेगेटिवली साइड करने की जगह पे कई बार प्लेट है वो उल्टा रख देते हैं कई स्टूडेंट्स, तो ये रन ही नहीं होता। फिर 2 घंटे बाद देखते हैं तो पता चलता है कि सैंपल वहीं का वहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस चार्ज्ड साइड्स, राइट। तो ये चीजें होती है। सो नाउअडेज मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैट्रिक्स इज अगारोस। तो ये अगारोस का मैट्रिक्स यानी बेस है वो हम यूज करते हैं इस टेक्निक में, विच इज अ नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ सीवीड्स। तो ये नेचुरल पॉलीमर है, नेचुरली अवेलेबल होता है, ये सिंथेटिक नहीं है, लैब में हमने नहीं बनाया है। तो सीवीड में से उसको निकाल के पाउडर फॉर्म में करके फिर लेबोरेटरी में यूज किया जाता है। जब भी अभी जेल बनाना है तब इस पाउडर को वाटर में मिला के उसको हीट दे के लिक्विड बनाया जाता है और कास्टिंग ट्रे में उसको पोर कर दिया जाता है। तो जैसे ही आप आधा घंटा रखोगे तो वो जेल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो द डीएनए फ्रेगमेंट्स सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय द अगारोस जेल। तो ये अगारोस जेल है, उसमें सीव जैसे छलनी में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उस तरह से ये सीविंग इफेक्ट देता है। ये अगारोस जेल है तो उसमें छोटे छोटे इस तरह से पोर होते हैं, तो उसमें इजीली मूव कर पाते हैं डीएनए के फ्रेगमेंट्स। दैट इज व्हाई दिस जेल वी आर यूजिंग इन दिस टेक्निक। हेंस द स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज द फर्दर इट मूव्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे टुकड़े होंगे वो जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे प्लेट में, ठीक है। तो अभी एक स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू थोड़ा समझते हैं, फिर मैं आपको इमेजेस भी दिखा रही हूँ कि किस तरह से वर्क करता है। एंड यू कैन सी द एनिमेशन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, राइट। तो आप वहां से आप एनिमेशन भी इस टेक्निक का देख सकते हो पूरा कि किस तरह से प्रैक्टिकल होता है। सो पहले हम ये स्कीमेटिक डायग्राम देखते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द चैम्बर, राइट। जेल, ये जेल है, ठीक है। अब इस साइड आप देख सकते हो, इधर ये हमने 1 2 3 4 वेल्स बनाए हैं, ठीक है। यानी ऐसे बड़े पोर हैं जहां पे हम अपने सैंपल लोड करेंगे, तो उसे वेल्स बोलते हैं, ठीक है। जहां पे डीएनए सैंपल है वो हमें डालना है। अब क्या हो, जैसे कि इधर देख सकते हो आप नेगेटिवली चार्ज, तो नेगेटिव साइड हमने
सैंपल लोड किया, अब सामने की साइड होगा पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अप्लाई करेंगे, तो ये इसके अंदर जो हमने डीएनए सैंपल डाला है वो फ्रेगमेंट से वो ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो जो सबसे आगे टुकड़े होंगे वो होंगे स्मॉलेस्ट डीएनए बैंड, स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट होंगे वो आगे रन होंगे, और लार्जर फ्रेगमेंट से वो पीछे रह जाएंगे। क्यों? तो बिकॉज ऑफ देयर साइज, राइट, उसको आगे बढ़ने में टाइम लगेगा तो वो पीछे रह जाते हैं। तो ये इस तरह से जेल होता है। अब ये वेल्स कैसे बने? तो ये वेल्स बनते हैं कॉम्ब की वजह से। जैसे एक कॉम्ब होता है, हम हेयर कॉम्बिंग करते, राइट, तो वैसा एक छोटा सा कॉम्ब आता है, इस कास्टिंग ट्रे का ही एक वन पार्ट है। तो उस कॉम्ब को रख के फिर हम उसमें ये गरम जेल जो होता है, जो कि पहले लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको हम पोर करते हैं। तो क्या हो जाएगा, जैसे ही ठंडा होगा तो जो कॉम्ब के ये यहाँ पे जो भी कॉम्ब का पार्ट आएगा तो उतने में वो खाली जगह रह जाएगी, वहां पे जेल नहीं आ पाएगा। फिर हम धीरे से कॉम्ब को निकाल देते हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा, ये वेल्स बन जाते हैं। तो उस वेल में हमको अपना डीएनए का सैंपल है वो लोड करना होता है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ ये जेल होता है, उसमें ये वेल्स होते हैं जहाँ पे हम सैंपल लोड करते हैं और फिर कुछ नहीं करना है, स्विच ऑन कर देना है इस इंस्ट्रूमेंट का। तो ऐसे धीरे धीरे फ्रेगमेंट से वो आगे बढ़ेंगे। नाउ हियर वन थिंग वी नीड टू नोटिस इज कि अभी डीएनए तो है वो तो ट्रांसपेरेंट होता है, तो नेकेड आई से हमें दिखता नहीं है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये फ्रेगमेंट्स कहाँ तक रन हुए? ये जेल से बाहर भी निकल जाएंगे अगर ज्यादा टाइम तक ये स्विच ऑन रहा इंस्ट्रूमेंट तो ऐसा ना हो उस वजह से क्या होता है, डीएनए सैंपल के साथ हम मिथिलीन ब्लू करके एक डाई होती है जो कि कलर देती है, उसको हम ऐड करते हैं। तो ये जो डाई है वो बहुत ही साइज में हल्की होती है, तो उसका वेट नहीं होता, इससे वो सबसे आगे रहेगी। यानी यहाँ पे हमें वायलेट कलर की एक लाइन दिखाई देगी। तो यह हमें तब तक ये सैंपल रन कराने हैं, स्विच ऑन रखना है इस इंस्ट्रूमेंट का, जब तक हमें ये लाइन है डाई की वो यहाँ पे जेल के एंड तक ना दिखे, क्योंकि फिर सारे फ्रेगमेंट्स जो भी होंगे डीएनए सैंपल के उसके पीछे होंगे, सबसे आगे डाई रहेगी। तो डाई तो हमें दिखेगी, वो नेकेड आई से हमें विजुअली दिखेगा कि यहाँ पे ये कलर का बैंड है ऐसे। ठीक है, तो जब वो निकलने की तैयारी में हो तब ये इंस्ट्रूमेंट हमें बंद कर देना है ताकि हमारा सैंपल है वो बाहर नहीं निकल जाए। ठीक है, तो इस तरह से आइडेंटिफाई करने के लिए फ्रेगमेंट्स को एक होती है डाई जो कि मिथिलीन ब्लू है, जो कि स्टार्टिंग में सैंपल के साथ हम ऐड करते हैं। दूसरी डाई होती है वो है इथिडियम ब्रोमाइड, जो कि जेल में और बफर में डाली जाती है, ETBR जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। ये डाई क्या करती है, ये डीएनए के साथ बाइंड हो जाती है, बट वो नेकेड आई से नहीं दिखती। जब भी हम ये सैंपल रन हो जाए पूरा, यानी फ्रेगमेंट से वो अपने आप में सेपरेट हो जाए, फिर जब हम इस प्लेट को उठा के रखेंगे अल्ट्रावायलेट लाइट के नीचे, तो ये इथिडियम ब्रोमाइड लाइट है वो फ्लूरोसेंस दिखाएगी, यानी कलर दिखाएगी। तो ऑरेंज जैसा कलर हमें दिखेगा अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर ही। ऐसे ही नेकेड आई से कोई भी कलर नहीं दिखेगा हमें, ये कोई भी बैंड से वो नहीं दिखेंगे। तो आफ्टर रनिंग दिस सैंपल्स फिर स्विच ऑफ करके मशीन को, इस जेल को निकाल के हम यूवी लाइट के अंदर है वो ऑब्जर्व करेंगे, तो हमें ये बैंड से वो क्लियरली दिखेंगे, क्योंकि ETBR डाई इसके अंदर हमने पहले से डाली हुई होती है, जो कि यूवी लाइट के अंदर में वो फ्लोरोसेंस दिखाती है। तो ऐसे ही नेकेड आई से कुछ भी नहीं दिखेगा, जब भी हम यूवी लाइट के अंदर रखेंगे तो हमें दिखेगा। ठीक है, तो हम ये अभी इमेजेस के थ्रू भी देखते हैं कि किस तरह से ये सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं और किस तरह से अल्टीमेटली इमेज है वो हमें दिखती है इस बैंड की। ठीक है, तो पहले हम वो इमेजेस देख लेते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये कास्टिंग ट्रे है इलेक्ट्रोफोरेसिस की। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो व्हाइट कलर की ट्रांसपेरेंट ये एक ट्रे होती है। अब इसमें ये जो ब्लू कलर के आप दो देख रहे हो वो क्या है, कॉम्ब है। ठीक है, जिसकी मैं बात कर रही थी। तो पहले ये अभी खाली ट्रे है, उसमें इस तरह से हमने कॉम्ब है उसकी स्पेस होती है स्पेशली, वहां पे ये कॉम्ब्स है वो हमें रख देने। अब क्या करना है, जो कि मैंने आपको बताया था कि कांच के फ्लास्क में हम अगारोस पाउडर एंड थोड़ा वाटर मिला के उसको हीट देंगे ओवन में, तो वो गर्म हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। उस गर्म लिक्विड को अब हम इसमें पोर करेंगे, इसमें डाल देंगे पूरी ट्रे में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जैसे ही ये कॉम्ब के इधर आप स्पेस देख रहे हो ये, तो वहां पे जेल नहीं आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये कॉम्ब का पार्ट है, बीच बीच में स्पेस है, तो वहां पे जेल आएगा। यानी कुछ इस तरह से जो है वो पार्टीशन बन जाएंगे, है ना। तो अब फिर क्या करना है, उसको आधे घंटे तक ठंडा होने देना है, जब तक ये लिक्विड है वो जेल में कन्वर्ट ना हो जाए। तो फिर इस तरह से पहले तो ये पोर करके इसमें अगारोस लिक्विड है उसको
छोड़ देना है इस प्लेट को उसी तरह से। जैसे ही आप छोड़ दोगे आधा घंटा तो ये पूरा जेल है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो लिक्विड है वो। फिर क्या करना है, जैसे ही वो जेल में कन्वर्ट हो जाए यानी थोड़ा सॉलिड हो जाए, फिर ये कॉम्ब जो ब्लू कलर के हैं उसको रिमूव कर देना है, निकाल देना है, धीरे से हाथ से पकड़ के उसको खींच लेना है तो इजीली रिमूव हो जाएंगे। तो इस तरह से जब कॉम्ब निकाल लेंगे हम तो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि लिक्विड है वो जेल बन गया अभी व्हाइट कलर का, आप देख सकते हो। और उसमें से हमने इधर से कॉम्ब्स हैं वो निकाल लिए हैं, ठीक है, दोनों जगह से कॉम्ब निकालिए। तो आप देख सकते हो ये छोटे छोटे वेल्स बन गए, है ना, स्पेस हो गई, क्योंकि वो कॉम्ब होता है वहाँ पे तो उतने में खाली जगह रह जाती है, वहाँ पे जेल नहीं बनता है, तो ये कॉम्ब्स बन गए। अब इसी कॉम्ब्स की जगह पे वेल बन गए। अब इसी वेल में हमें सैंपल ऐड करना होता है अपने, ये वेल्स जो बने हैं वहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने सैंपल्स लोड करेंगे। तो सबसे पहली लाइन में हम लोड करेंगे लेडर बोलते हैं जिसको। अब ये लेडर क्या है, तो एक स्टैंडर्ड होते हैं फ्रेगमेंट्स की साइज, उसमें फ्रेगमेंट्स होते हैं जो कि हमें पता रहता है पहले से, उसके ऊपर मार्किंग होते हैं कि 200 बेस पेयर का टुकड़ा है वो इधर आएगा, फिर 500 का इधर रन होगा, तो इस तरह से, ताकि हम अपने सैंपल को उसके साथ मैच करा के पता कर सके कि ये जो टुकड़ा यानी जो फ्रेगमेंट हमें मिला वो कितनी न्यूक्लियोटाइड की साइज का है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड होता है, उसको लेडर बोलते हैं। तो वो सबसे पहले लोड की जाती है, फिर अपने सैंपल्स हैं वो लोड किए जाते हैं वेल्स में। तो इस तरह से ट्रे हो जाती है। पहले इस तरह से थी, कॉम्ब रखे थे हमने, जैसे ही कॉम्ब निकाल लेंगे ठंडा हो जाएगा तो जेल बन जाएगा और कुछ ऐसा दिखेगा। अब हमें क्या करना है, इसमें सैंपल लोड करना है, और सैंपल के साथ क्या लोड करना था, मिथिलीन ब्लू डाई, ताकि वो हमें दिखे। तो अब आप देख सकते हो कि इस बीच में हमने ये जेल की कास्टिंग ट्रे रखी है और ये आसपास इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर है जिसमें एनोड एंड कैथोड रहते हैं, यानी हमें इलेक्ट्रिसिटी अभी अप्लाई करनी है आफ्टर लोडिंग द सैंपल, राइट। तो आप इस इमेज में देख सकते हो ये वायलेट कलर की लाइन है ना। तो ये जैसे इस वेल में सैंपल लोड किए होंगे उसके साथ साथ क्या था, ये डाई भी मिक्स की थी हमने। तो देखो ये डाई है वो आगे रन कर रही है। अभी सैंपल के फ्रेगमेंट्स कहीं नहीं दिख रहे, सिर्फ ये वायलेट कलर का एक पट्टा सा है, बैंड सा है, वो हमें दिख रहा है ना। तो जैसे ही वो यहाँ पे एंड तक पहुंचेगा वहां तक हमें ये सैंपल को, इस मशीन को चालू रखना है। क्यों, ताकि अच्छे से सेपरेट हो जाए सारे फ्रेगमेंट्स। फिर क्या करेंगे, जैसे ही ये लाइन इधर तक आ जाए तो हम स्विच ऑफ कर देंगे, यानी इतने पार्ट में अभी फ्रेगमेंट से वो सारे रन हुए होंगे तो अपने आप में वो अलग हो गए होंगे, जबकि इस वेल के अंदर सारे एक साथ मिक्स थे, क्योंकि हमें नहीं पता था कितने फ्रेगमेंट्स हुए हैं भी कि नहीं हुए हैं, राइट। तो फिर ये सेपरेट हो जाएंगे। तो अभी तो इस इमेज के थ्रू तो सिर्फ हमें डाई ही दिख रही है, राइट, फ्रेगमेंट्स तो कहीं नहीं दिख रहे। तो क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया था, अभी इस जेल को स्विच बंद करके इस जेल को हाथ में लेके निकाल के हम कहाँ पे लेके जाएंगे, जहाँ पे अल्ट्रावायलेट लाइट का सोर्स रखा गया हो लेबोरेटरी में, वहाँ पे जाके हम यूवी लाइट के अंदर इस जेल को रख देंगे, ताकि क्या होगा, इस जेल के अंदर हमें बेंड्स है वो दिखेंगे। किस तरह से, तो इस तरह से कुछ बेंड्स दिखेंगे, ऑरेंज कलर का फ्लोरोसेंस दिखेगा, पूरा अंधेरा होगा यूवी लाइट के अंदर, ये फ्लोरोसेंस ऐसे दिखेंगे। तो आप देख सकते हो डायग्राम में कि ये बेंड्स सारे इस तरह से दिखते हैं। ये क्या है, सारे फ्रेगमेंट्स है डीएनए के। और ये जो आप फर्स्ट दिख रहे हो ये लेडर है, ठीक है। तो जहाँ पे हमको ये मार्किंग दी गई होती है लेडर पे कि जैसे कि ये फर्स्ट बेंड मिला वो कितना है, 1500 बेस पेयर का, यानी 1500 बेस पेयर का ये फ्रेगमेंट होगा। फिर यहाँ पे जो फ्रेगमेंट दिख रहा है वो है 1000 बेस पेयर का, फिर यहाँ पे 500, फिर एंड में 100 बेस पेयर। तो जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे वो टुकड़ा है वो छोटा होता जाएगा, है ना, क्योंकि सबसे आगे रन होंगे वो फ्रेगमेंट्स छोटे होंगे, और जो वेल के पास रहेंगे नज़दीक एकदम वो बड़े फ्रेगमेंट होंगे। तो ये लेडर से हम मैच करेंगे। जैसे कि मान लो ये फोर्थ सैंपल जो हमने लोड किया उसका एक इधर बेंड मिल रहा है ना, तो ये 1500 वाले बेंड से लेडर के मैच करें। इसका मतलब ये बेंड हमारा भी कितनी साइज का होगा, अराउंड ऑलमोस्ट 1500 बेस। फिर ये फिफ्थ सैंपल में भी एक इधर बेंड मिल रहा है और 7 में इधर मिल रहा है बेंड, तो यानी ये तीनों बेंड है उसकी साइज कितनी होगी, 1500 बेस पेयर की। क्लियर। तो इस तरह से रीडिंग नोट करने होते हैं, और ये सारे टुकड़े हैं फ्रेगमेंट्स से हमारे सैंपल के। तो इधर एग्जांपल दिया आपको, 8 फ्रेगमेंट्स दिए हैं, 8 सैंपल लोड किए हैं A8 तक, ठीक है। तो
ये सारे ऐसे बैंड्स है वो मिलते हैं हमें, और उससे पता चलता है कि हाँ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने वर्क किया है, डीएनए को टुकड़ों में कट किया है। ठीक है, अब तो जैसे कि इस तरह से कुछ जेल में हमें डीएनए के बैंड्स दिखेंगे। अब फिर क्या करना है, अभी इस बैंड तो चलो दिख गए, यानी आरएनए भी अपना वर्क किया, फ्रेगमेंट्स भी अलग होंगे। अब क्या करेंगे, अब इस बैंड को निकाल के इस जेल में से प्योरीफाई किया जाता है, यानी प्योर डीएनए है उसके जो फ्रेगमेंट्स है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एंड देन उसके ऊपर फर्दर प्रोसेस की जाती है। तो ये फर्स्ट स्टेप था चेक करने के लिए, टू नो दैट वेदर द फ्रेगमेंट्स डन और नॉट, राइट। तो ये देखने के लिए ये चीज़ होती है, और फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए ये चीज़ें होती हैं। क्लियर? सो दैट इज हाउ द इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक विल वर्क। अब नेक्स्ट कुछ थियोरिटिकल पॉइंट्स जो बाकी है लास्टली वो देख लेते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने इमेजेस में देखा, तो आई होप कि आपको पूरा थोड़ा कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा कि किस तरह से कास्टिंग ट्रे होती है, किस तरह से उसमें अगारोस जेल हम पहले बनाते हैं, फिर उसमें डीएनए सैंपल है वो लोड करते हैं और रन होते हैं, तो किस तरह से बैंड अल्टीमेटली दिखते हैं हमें। ठीक है, तो उसका भी लास्ट थियोरेटिकल पॉइंट से वो देख लेते हैं। सो द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड ओनली आफ्टर स्टेनिंग द डीएनए विथ अ कंपाउंड नोन एज इथिडियम ब्रोमाइड, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ETBr, फॉलोड बाय एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन। और ये बता दूं एक चीज, ये ETBr डाई है वो कार्सिनोजेनिक होती है, यानी कैंसर कॉजिंग भी होती है, तो इस लिक्विड को यूज करने में बहुत ही केयरफुली उसको यूज करना पड़ता है, विद द हेल्प ऑफ ग्लव्स। ऑब्वियसली डायरेक्टली वी आर नॉट यूजिंग दिस, तो ग्लव्स पहने ही होते हैं लैब में जो भी वर्क कर रहे हैं उन्होंने। अब अगर इस डाई को हम ऐड करना भूल जाएं सैंपल के साथ और बफर वगैरह में, तो क्या होता है, एट द एंड हमें बैंड्स दिखेंगे ही नहीं। तो जैसे कि आप लोगों ने इमेज में देखा था कि सिर्फ मिथिलीन ब्लू डाई ही दिखती है, बैंड्स कहीं नहीं दिखते हैं विजुअली, नेकेड आई से नहीं दिखेंगे हमें विजिबल लाइट में। ठीक है, तो जब भी ये ETBr है वो डीएनए से बाइंड करेगी, और इन दोनों बाइंडिंग पोजीशन में हम उसके ऊपर जब यूवी लाइट डालेंगे तभी जाके ये ETBr डाई है वो फ्लोरोसेंस होंगी, तभी हमको पता चलेगा कि बैंड मिले भी हैं कि नहीं मिले, यानी डीएनए के फ्रेगमेंट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर ये डाई हमने ऐड नहीं की है, देन वी कैन नॉट नो कि वेदर द फ्रेगमेंट्स अकर और नॉट। ठीक है, तो दिस इज द वेरी क्रूशियल एंड important step of this process. So you cannot see pure DNA fragments in the visible light and without the staining. So we cannot see, right? We need to add this dye for most. Next point. You can see bright orange colored bands of DNA in a ETBr stained gel exposed to UV light. तो जैसे कि मैंने आपको इमेज में ऑलरेडी दिखा दिया है कि किस तरह से आफ्टर रनिंग द सैंपल जब हम यूवी लाइट के अंदर इस जेल को रखेंगे तो ऑरेंज कलर फ्लोरोसेंस ब्राइट लाइट है वो दिखेगी हमें। ठीक है, जिसकी वजह से हम देख पाएंगे डीएनए के बैंड्स को, यानी फ्रेगमेंट्स को। क्लियर? द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द अगारोस जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस। दिस स्टेप इज नोन एज इल्यूशन। सो अभी सब हो गया, ये एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया, टुकड़े भी मिल गए डीएनए के प्रॉपर, यानी आरएनए भी वर्क किया है अपना। तो अब क्या करना है एंड में, तो अब जबकि सब ठीक रहा है तो हमें उस डीएनए के फ्रेगमेंट्स को अभी जेल में से निकाल लेना है, क्योंकि जेल में रहेंगे तो हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, है ना। अल्टीमेटली हमें क्या करना है, तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था क्लोनिंग करना है, यानी इस डीएनए के फ्रेगमेंट्स को हमें वेक्टर के थ्रू होस्ट में डालना है, यानी बैक्टीरिया के अंदर डालना है, तभी जाके उसका फंक्शन पता चलेगा ना। अदरवाइज ऐसे ही सिर्फ टुकड़े का हम क्या करेंगे, अगर किसी जीन का टुकड़ा है यानी फ्रेगमेंट है तो वो काम क्या कर रहा है ये चेक करना है हमें, तो हमें किसी लाइव ऑर्गेनिज्म में वो डालना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा ना कि इस जीन ने अल्टीमेटली प्रोडक्ट बनाई क्या। तो सिर्फ टुकड़ों का हम क्या करेंगे, ये तो फर्स्ट प्रोसेस है कि हमें देखना है कि फ्रेगमेंट्स हुए भी हैं कि नहीं हुए। ठीक है, बट अब हमें एक्चुअल तो करना है क्लोनिंग। तो अब हम जबकि हमें पता चल गया कि हाँ फ्रेगमेंट्स बन गए हैं अच्छे से, तो अब इस फ्रेगमेंट्स को पहले तो हम जेल में से निकाल लेंगे, यानी डीएनए के फ्रेगमेंट्स वो वापस हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे प्योरीफाइड फॉर्म में, जिसको बोलते हैं इल्यूशन।
और फिर आफ्टर दैट इस फ्रेगमेंट्स को हम वेक्टर में डालेंगे और वेक्टर के थ्रू हम डालेंगे जो भी हमारा होस्ट हो, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर इकोलाई बैक्टीरिया है तो उसके अंदर डालेंगे। ठीक है, फिर इस बैक्टीरिया में क्या होगा, क्योंकि बैक्टीरिया जिंदा है, लाइव है, तो उस बैक्टीरिया में फिर ये जीन है वो अपना वर्क करेगा और जो प्रोडक्ट बनानी है वो प्रोडक्ट बनाएगा। तो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ दैट प्रोडक्ट वी कैन नो दैट दिस जीन पर्टिकुलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट काइंड ऑफ प्रोडक्ट। तो वो जो भी बनाए, चाहे वो कोई एंजाइम बना रहा हो, तो अभी हमें पता चलेगा कि इस तरह का ये जो जीन है वो ये एंजाइम बना रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हर एक जीन, यानी 30,000 जीन्स पाए गए ह्यूमन जीनोम में, उसका ईच एंड एवरी जीन और ईच एंड एवरी फ्रेगमेंट्स का इस तरह से इवेल्यूशन है वो किया गया। तो एक नहीं, बहुत सारी टेक्निक्स यूज करी गई। पहले तो डीएनए आइसोलेशन, फिर डीएनए फ्रेगमेंटेशन, फिर फ्रेगमेंट के बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, फिर इन टुकड़ों को एम्पलीफाई करने के लिए पीसीआर टेक्निक यूज की गई। यानी पीसीआर है वो वन काइंड ऑफ जेरोक्स मशीन है, तो इस तरह से वर्क करता है, यानी जेरोक्स कर देता है। यानी ओबियसली अभी ये एक डीएनए का फ्रेगमेंट है तो एक टुकड़े पे थोड़ी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। मान लो कोई ना कोई तरह से एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो इतनी बड़ी जो मेहनत की होगी हमने वो सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो एक जेरोक्स मशीन की तरह, फोटोकॉपी की तरह वो काम करता है, पीसीआर मशीन है। ये टेक्निक भी आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ोगे तो हम इधर नहीं डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट सिंपली याद रखना है आपको सिंपल लेमन लैंग्वेज में कि वो एक जेरोक्स मशीन की तरह काम करता है। ठीक है, तो पीसीआर करते हैं, पीसीआर के बाद हम इसको क्लोनिंग करते हैं। आफ्टर द क्लोनिंग, अल्टीमेटली आफ्टर द सीक्वेंसिंग, हमें पता चलता है कि इसका फंक्शन है क्या। तो एक नहीं, बहुत सारी टेक्निक से वो यूज होती है, बट यहाँ पे आप लोग सिर्फ ये शॉर्ट में पॉइंट्स के थ्रू समझते हो। इन रियलिटी इट इज अ वेरी टीडियस टास्क। सो द डीएनए फ्रेगमेंट्स purified in this way are used in constructing recombinant DNA by joining them with cloning vectors. So ultimately ये प्योरीफाई करके, यानी जेल में से इस डीएनए के टुकड़ों को निकाल के क्या करेंगे हम, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक में यूज करेंगे। रिकॉम्बिनेंट यानी कुछ नया बनाना। तो ऑब्वियसली जैसे कि बैक्टीरिया का खुद का डीएनए है, उसमें हम ये अपना ह्यूमन का एक फ्रेगमेंट है वो ऐड कर रहे हैं, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया, नया कुछ कंस्ट्रक्शन हो गया डीएनए का। कि जो पहले जो नेचुरली बैक्टीरिया का डीएनए कंपोजिशन था उसमें हमने एक फ्रेगमेंट और डाल दिया। ठीक है, तो इस तरह से क्लोनिंग वेक्टर्स के थ्रू हम क्लोनिंग करते हैं और क्लोनिंग के थ्रू हम पता करते हैं कि इस जीन्स का फंक्शन क्या है और वो अपना क्या रोल प्ले करते हैं। सो दैट इज हाउ होल बायो टेक्निक्स और वी कैन से ह्यूमन जेनेटिक्स विल वर्क। एंड नेक्स्ट जो हम टॉपिक देखेंगे वो है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो अब जब वहां पे वर्ड यूज होगा अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो यू मस्ट नो कि ये टेक्निक क्या है अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और उस पर वर्क किस तरह से होता है ना। सो लास्ट में लिखा है मैंने एक्स्ट्रा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया फर्स्ट पॉइंट में, कि जब हम डीएनए का सैंपल लोड करते हैं तो उसके साथ मिथिलीन ब्लू डाई है वो ऐड करते हैं। क्यों? जस्ट टू विजुअलाइज कि हमारा सैंपल है वो रन होके कहाँ तक पहुंचा है ना। क्योंकि अगर हमें डीएनए के ब्रांड्स हैं वो तो दिखते ही नहीं है, तो फिर हमें पता कैसे चलेगा अगर कहीं वो जेल से बाहर निकल गए तो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की है वो तो आगे बढ़ते ही रहेंगे, जेल में से वो बाहर बफर में यानी वाटर कंटेंट में आ जाएंगे। तो वो ना हो उस वजह से हम क्या करते हैं, इस डाई को ऐड करते हैं ताकि हम देख पाए कि हमारा सैंपल है वो रन होते होते कहाँ तक पहुंचा है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस योर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, जो कि 6th चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, थियोरेटिकल लास्ट टॉपिक है। फिर देखते हैं अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, अदरवाइज ये टेक्स्ट बुक का लास्ट टॉपिक ही है आपका और चैप्टर फिर उसके बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।